व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों रिसेंट में एक मूवी आई है जिसका नाम है सिर्फ एक बंदा काफी है। मूवी की शुरुआत 2013 न्यू दिल्ली से होती है, कमला नगर पुलिस स्टेशन में, जहां पे एक लड़की अपने मम्मी पापा के साथ एक रेप एफआईआर फाइल करती है। और ये लड़की माइनर होती है और ये एक हाई प्रोफाइल केस होती है। और कांस्टेबल अपने सर को मैसेज करती है, सर ये हाई प्रोफाइल केस है, रेप ऑफ माइनर। उसके सर बोलते हैं पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद एफआईआर फाइल करना। और उस लड़की को मेडिकल टेस्ट के लिए लेके जाते हैं। फिर कांस्टेबल उस लड़की से कहती है कि अपना मुंह चुन्नी से ढक लो, हमें एग्जामिनेशन के लिए जाना होगा क्योंकि बाहर मीडिया वाले होते हैं। इस छोटी सी बच्ची का नाम है नूह सिंह। इसकी उम्र 16 साल होती है। ये बाबा के भिंदवाड़े स्कूल आश्रम में पढ़ती थी। एक दिन इसकी तबीयत खराब हो जाती है तो बाबा की साध्वी बाबा से मिलने के लिए कहती है और बाबा इसके साथ गलत काम कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है जोधपुर राजस्थान बाबा के आश्रम में, जहां बाबा अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे, जिसमें बाबा कहते हैं मैं एक बार जेल चला भी गया तो क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। और तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस के पास सिर्फ 15 मिनट होते हैं क्योंकि पूरे शहर में ये बात फैल गई थी। उस बाबा के भक्त लाखों में थे, लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी और पुलिस वाले जल्दी से जल्दी बाबा को गाड़ी में डाल के वहाँ से चले जाते हैं और भक्तों की भीड़ पुलिस की गाड़ी के पीछे भागते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और वहीं हम देखते हैं जोधपुर के एक लॉयर पीसी सोलंकी, जो अपनी माँ और एक बेटे के साथ रहता है। इधर पुलिस वाले बाबा को कोर्ट में पेश करते हैं। बाहर बाबा के भक्त नारा लगाते हैं। बाबा अपना आशीर्वाद देके कोर्ट रूम में चले जाते हैं और कोर्ट रूम के अंदर जज एक पे एक सेक्शन सुनाए जा रहे थे और बाबा से पूछते हैं कि तुम गिल्टी हो या नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। बाबा के लॉयर है शर्मा जी, जो चाहते हैं कि बाबा को बेल मिल जाए। यहाँ नू के लॉयर नहीं चाहते थे कि बाबा को बेल मिले, 15 दिन की कस्टडी मांगते हैं और जज उन्हें 15 दिन की कस्टडी दे देते हैं। और यहाँ बाबा का बेटा शर्मा जी पे बहुत गुस्सा थे। इधर नू का लॉयर उनके पिता से मिलने आते हैं और वकील उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। और यहाँ नू के पिता कहते हैं मुझे एक चार्जशीट की कॉपी चाहिए, लेकिन वकील उसे बातों में घुमा के बाहर चला आता है, लेकिन उसकी कार की चाबी वहीं पे रह जाती है। तो नूह के पिता उसे वापस देने आते हैं और वो लॉयर एक कॉल पे बात करता है और कहता है कि सामने वाली पार्टी से 1 करोड़ से ज्यादा मांगो क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है और हमें ज्यादा कमाना बनता है। उसके बाद नूह के बाबा समझ जाते हैं कि लॉयर हमारे साथ क्या कर रहा है, जिसके बाद वो पुलिस वालों को बुलाते हैं, जिसमें से मैडम कहती है मैं तुम्हें एक लॉयर का नाम सजेस्ट करती हूँ, तुम उनके पास चले जाओ। उसके बाद उनकी फैमिली सोलंकी के घर जाते हैं। सोलंकी जानता है ये केस कितना रिस्की है, इसीलिए वो सेपरेटली सबसे बात करता है और वो सबसे पहले नूह के बाबा को बुलाते हैं और नूह के बाबा बताते हैं नूह बाबा के आश्रम में ही पढ़ती थी। एक दिन उनको कॉल आता है कि नूह पे भूत का साया है, उन्हें बाबा से मिलाना होगा। जिसके बाद वो बाबा के दिल्ली आश्रम जाते हैं। वहाँ जाने पे पता चला उन्हें कि वो जोधपुर आए हुए हैं, तो वो वहाँ से जोधपुर चले जाते हैं। उधर बाबा अपना सत्संग कर रहा होता है। नूह के पापा को इशारा करता है और नूह को गलत तरीके से देखता है और उसके पास आके कहता है थोड़ी देर मंत्र जाप करो, मैं तैयारी करता हूँ भूत प्रेत को भगाने के लिए, बिटिया की शुद्धि करनी होगी। तो वो लोग वहाँ बैठ के मंत्र जाप करते हैं। थोड़ी देर में एक प्रदीप नाम का आदमी आता है और नूह को बाबा के पास लेके जाता है। बाबा जिस रूम में होते हैं उस रूम में लाइट थोड़ी कम होती है। बाबा बेड पर लेटे हुए थे और नूह के अंदर जाते ही बाबा उसके हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम मेरी भक्त बन जाओ, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, पढ़े लिखे अफसर भी मेरे पैर छूते हैं। बाबा ने उसके मुंह को दबाया और उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगे। नूह जब बाहर आई वो बहुत घबराई हुई थी। जिस इंसान को वो भगवान समझती थी उसी ने उसके साथ ऐसा काम किया। नूह अपनी मम्मी पापा को ये सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद उसके पेरेंट्स गुस्से में बाबा से मिलने जाते हैं। बाबा उनसे नहीं मिलते। आखिर थक के वो पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और बाबा के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, जिसमें सोलंकी कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुमने कंप्लेंट फाइल की लेकिन लड़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुई है। कोर्ट में तुम्हारे साथ बहुत उल्टे पुल्टे सवाल किए जाएंगे और तुम्हारे कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई जाएगी, तुम्हें अपने बयान पे कायम रहना होगा। उसके बाद सोलंकी नूह के मम्मी पापा को एक कहानी सुनाते हैं। एक बाइकर रेड लाइट पे बहुत तेजी से आ रहा होता है और तभी वो देखता है एक आदमी अपने बच्चे के साथ रोड क्रॉस कर रहा होता है। वो ब्रेक लगाता है लेकिन ब्रेक नहीं लगता, बच्चे के पैर पे चढ़े जाती है और वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और बच्चे की मरहम पट्टी करते हैं और वो चले जाते हैं। और कुछ दिन बाद बच्चे का पैर बहुत ज्यादा दर्द करने लगा। फिर वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं इसका पैर फ्रैक्चर है, लेकिन बच्चे के बाप के
पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। तो वो उस बाइकर के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है। फिर सोलंकी नूह के मम्मी पापा से पूछते हैं कि मुझे किसके खिलाफ लड़नी चाहिए, जिसमें नूह के पापा कहते हैं कि उस बाइकर के खिलाफ। लेकिन सोलंकी कहता है वो 3 लोगों के खिलाफ केस लड़ रहा था। एक उस बाइकर के खिलाफ क्योंकि बाइकर बहुत तेजी से बाइक चला रहा था, दूसरा उस डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर ने सही से चेक नहीं किया, और तीसरा उसके बाप के खिलाफ के पिता ने उसे सही से रोड क्रॉस नहीं कराया। इसमें इन तीनों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सफर उस बच्चे को करना पड़ा। तुम्हें इस केस में बहुत सारे लोगों की धमकियां आएगी, लेकिन तुम्हें डट के रहना होगा। फिर नूह के बाबा सोलंकी से उसकी फीस पूछते हैं। बस बिटिया की स्माइल। अब केस शुरू होता है कोर्ट में, जहाँ शर्मा जी का कहना था नूह की उम्र 18 साल है और वो कुछ डॉक्यूमेंट प्रूव करता है, जहाँ शर्मा जी नूह के नर्सरी स्कूल के सर्टिफिकेट दिखाते हैं जिसमें नूह की डेट ऑफ बर्थ 1994 थी, जहाँ सोलंकी सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट दिखाते हैं जिसके हिसाब से नूह की बर्थ डेट थी 1996 थी, जिसके हिसाब से नूह माइनर थी। और लॉ के हिसाब से सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट ज्यादा वैलिड है और इसकी वजह से बाबा की बेल डिनाई हो जाती है। लेकिन सोलंकी बहुत टेंशन में होता है, क्योंकि अगर बाबा को किसी भी हेयरिंग में उसे बेल मिल गई तो बाबा भाग जाएगा और कभी वो हाथ नहीं आएगा। सोलंकी घर जाके नूह के पापा से बात करते हैं और जितने भी विटनेसेस होते हैं उन्हें तैयार रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गवाही देने को तैयार थे। यहाँ शर्मा जी से कुछ हो नहीं रहा था तो बाबा के लिए एक नया वकील आता है और जिनका नाम था रामचंद्रवानी। वो काफी सीनियर और फेमस लॉयर थे और कोर्ट स्टार्ट होती है, जहाँ पे रामचंद्रवानी कहते हैं पुलिस ने इस केस को सही से हैंडल नहीं किया। क्राइम जोधपुर में हुई थी और एफआईआर दिल्ली में लिखी गई और पुलिस ने एफआईआर लिखने से पहले मेडिकल टेस्ट किया। इस केस को गलत तरीके से हैंडल किया गया है। उनका कहना था ये रेप केस हो ही नहीं सकता क्योंकि लड़की अडल्ट थी, जबकि मेडिकल टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया था। जिसमें सोलंकी बताते हैं एज पर पोस्को एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इस एक्ट के तहत अगर लड़की के प्राइवेट पार्ट को भी टच किया जाता है तो वो रेप माना जाता है और ये एक्ट 2012 में निर्भया केस के बाद हुआ था। रही बात मेडिकल टेस्ट और एफआईआर लिखने की, जब मेडिकल टेस्ट हो वहाँ एक महिला ऑफिसर और फैमिली में किसी एक को होना चाहिए था और वो दोनों वहाँ पे थे। उस हिसाब से पूरे प्रोसेस ठीक से हुई है और बाबा की डेल फिर से रिजेक्ट हो जाती है। बाबा का बेटा रामचंद्रवानी पे भी गुस्सा होता है क्योंकि वो उसके पापा को बेल नहीं दिला पाए। एक दिन वो लोग 20 करोड़ का ऑफर सोलंकी को देने आते हैं, लेकिन सोलंकी पुलिस को कॉल करता है जिसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब कोर्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पे एक आदमी बाबा के खिलाफ गवाही देता है और ये बंदा बाबा का एक्स एम्प्लॉय था। वो बताता है कि बाबा ने ये काम बहुत पहले से करना शुरू कर दिया था। वो सत्संग में लड़कियों पे टॉर्च मारता था और वो लड़कियां उसके साथ रहती थी। बाबा ने ऐसे ही बहुत सी लड़कियों का रेप किया है। जब उन्हें ये बात समझ में आती है तो बाबा की नौकरी वो छोड़ देता है और शर्मा जी फिर नूह के पिता को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं और उसे बयान बदलने के लिए उकसाते हैं, लेकिन नूह के पिता अपने बयान पे कायम रहते हैं। जिसके बाद नूह को भी बुलाया जाता है। उसके बाद वो अपना बयान देती है, जो उसने पहले वो बयान दिया था वो उसी पे कायम रहती है। जिसके बाद शर्मा जी नूह से अनकंफर्टेबल सवाल करते हैं, लेकिन नूह उसे भी अच्छे से हैंडल कर लेती है। और तभी खबर आती है कि प्रदीप नाम का आई विटनेस उसके फेस पे एसिड डाल के उसे मार दिया था। सोलंकी ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है, तो वो देखता है कि 2 लोग उसका पीछा कर रहे थे। सोलंकी पुलिस को इन्फॉर्म करता है और अपनी स्कूटर स्पीड में चलाने लगता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पे पुलिस आती है, जिसे देख के वो दोनों भाग जाते हैं। फिर से कोर्ट स्टार्ट होती है, जिसके बाद एक आदमी गवाही देता है बाबा के खिलाफ कि वो बाबा को शक्तिवर्धक दवाई देता था। उसने नूह के केस के 2 महीने पहले उसने दवाई दी थी और उसे यकीन था कि बाबा ने कई लड़कियों के साथ रेप किया है। और जब सभी लोग कोर्ट से बाहर आ रहे थे और तभी भीड़ में से एक आदमी चाकू लेके आता है और उसे मार देता है। ये देख के सोलंकी और ज्यादा डर जाता है। इसके बाद पुलिस वाले सोलंकी और उसके मम्मी पापा को प्रोटेक्शन देते हैं और साथ में आई विटनेस को भी। एक रात नूह सोलंकी से कहती है कि वो इस सब से थक चुकी है। सब लोग उसे ऐसे देखते हैं कि उसी ने कोई क्राइम किया है, जिसमें सोलंकी उसे समझाता है तुमने उसके भगवान को जेल में पहुंचाया है और उसे हिम्मत से काम लेने के लिए कहते हैं क्योंकि लड़ाई अभी बाकी थी। बाबा हर प्रयास करता है जेल से निकलने के लिए, हर वो नामुमकिन कोशिश करता है, जहाँ तक कि वो अपनी लाइलाज बीमारी का भी बहाना बनाता है और काफी सारे वकील आते हैं उनका केस हैंडल करने के लिए, लेकिन कोई सोलंकी के सामने टिक नहीं पाता। एक सच्चा इंसान जो इस केस को पूरे अपने कंधे पे उठा के चला है, उसने उस बच्ची से वादा किया था कि वो उसे इंसाफ जरूर दिलाएगा। वो कैसे हार मान सकता है। और आखिरी में वो दिन आ ही जाता है 2018, जिस दिन उसे फैसला सुनाया जाता है और ये केस पूरे 5 साल चलता है। उसके बाद शर्मा जी अपनी स्पीच देते हैं, जिसमें कहते हैं कि बाबा ने बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल बनाए हैं। बाबा के आश्रम में हजारों लोग खाना खाते हैं, इसीलिए उनके अच्छे कामों पर भी ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे लोगों की भावनाएं बाबा के साथ जुड़ी हुई है। अगर बाबा को सजा हुई तो समाज पे इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। जिस पे सोलंकी कहते हैं बाबा ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। अगर वो चैरिटी करते हैं तो उसके पास कोई लाइसेंस नहीं हो जाता है कि वो ये काम भी कर सकता है। उसके बाद सोलंकी जज से परमिशन लेके एक कहानी सुनाता है। जब भगवान राम ने रावण को मार दिया था
रावण को मरने के बाद भी मोक्ष नहीं मिला और रावण भगवान शिव को बुलाने लगा। उसकी तपस्या देख के माता पार्वती बोली, रावण उनका इतना बड़ा भक्त है लेकिन आप उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते। और शिव जी ने कहा, इस दुनिया में 3 तरह के क्राइम है। पहला जो इंसान अनजाने में करता है और माफी मांगने के बाद उसे माफी दी भी जाती है, और दूसरा क्राइम है अति पाप। इसमें मर्डर, किडनैपिंग एक्सेट्रा आते हैं। इसमें हमें सजा मिलती है और सजा काटने के बाद हमें माफी मिल जाती है। और तीसरा क्राइम है महापाप, जिसमें पार्वती कहती है रावण ने भी तो सीता का अपहरण किया था, तो ये भी अति पाप में आता है। जिसमें शिव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि रावण ने जो किया है अगर वो रावण होके करता तो मैं उसे माफ कर देता, लेकिन रावण ने एक साधु का वेश लेके सीता का अपहरण किया, जिसकी वजह से साधु कुल पूरा बदनाम हो गया और इससे समाज पे बहुत गहरा इफेक्ट होगा और ये माफी के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। और फिर सोलंकी कहता है कि बाबा आज के युग का रावण है, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। जो लोगों की श्रद्धा और आस्था का फायदा उठाता है और ये घिनौने काम करता है, इसीलिए ऐसे आदमी को फांसी होनी चाहिए। लोग फैसले का वेट करते हैं कि बाद जज अपना फैसला सुनाते हुए बाबा को उम्र कैद की सजा सुनाता है। और इसकी न्यूज बाहर आते ही लोगों में काफी उत्साह होता है, सारे लोग काफी खुश होते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को भी आप धर्म के साथ न जोड़े। जो लोग जैसा करता है उन्हें उनकी वैसे ही सजा मिलती है। और मेरी बाकी की वीडियो आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए।